हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी को हुआ था और इसी दिन हम देश में पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। पराक्रम दिवस 1897 में, और कहाँ पे? उड़ीसा के कटक में। इनके जो पिता थे उनका नाम था जानकी नाथ, जो कि पेशे से एक वकील हुआ करते थे। जब आप इंडिपेंडेंस के टाइम पे देखेंगे जनरली लोग पेशे से वकील ही थे, ठीक है। तो बोस के सुभाष के पिता कौन थे? जानकी नाथ। उनकी जो माता थी वो तो जनरली प्रभावती। देखिए एग्जाम में यहाँ पर एक ट्रिक ये फंसती है। ट्रिक यहाँ पर ये फंसती है कि जानकी जो जनरली स्त्रियों के नाम होते हैं भारतीय संस्कृति में, लेकिन इनके पिता का नाम था जानकी और माता का नाम क्या था? प्रभावती, जो कि गृहिणी थी। अगर हम बोस के भाई बहनों की बात करें तो जनरली 14 भाई बहन थे इनके। और अगर हम बात करें उनमें वरीयता क्रम की, तो अपने परिजनों में बोस अपने बड़े भाई, उनके बड़े भाई का नाम क्या था? शरद चंद्र, इनसे बहुत अधिक प्रभावित रहते थे। और इन्हीं से प्रभावित होकर आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने की बात हो, दोनों इन्हीं से प्रेरित थे। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया इन द ईयर ऑफ 1920। ये साल बहुत है इंपॉर्टेंट, 1920 में, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 4 के साथ में। तो ऐसी रैंक आई थी और ठीक एक साल के अंदर अंदर यानी कि 1921 में ही त्याग पत्र दे दिया। अब ये त्याग पत्र कब दिया? ये 1921 में, याद करो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसी के कनेक्टिविटी में तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं उसी के समवेयर कनेक्ट करके हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 1920 में सिलेक्टेड हुए और 1921 में त्याग पत्र दे दिए। इसके अलावा वो सबसे पहली बार 1921 में जेल गए थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसी समय, यानी कि असहयोग आंदोलन। और 1921 में जेल से रिहा होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक अखबार निकाला था, उसका नाम था बांग्लार कथा। अब ये बांग्लार कथा बहुत कम प्रचलित अखबार है, तो सुभाष चंद्र बोस का हम जानते हैं, लेकिन याद रखना कि जब उन्होंने जेल से रिहा हुए तो उन्होंने, मान लो, बंगला में कथा लिखी होगी कि हमारे साथ अभी क्या क्या हुआ जेल में, ऐसे करके एक कथा उन्होंने लिखी। इसके बाद अब चूंकि चित्तरंजन दास जो थे, जो पहले से एक्टिव है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, अब सुभाष चंद्र बोस उनको मिलते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की जो स्किल्स थे, टैलेंट थे, उनको पहचानते हुए चित्तरंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया। राइट। तो नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया किसे? सुभाष चंद्र बोस को। तो कभी कभार स्टेटमेंट में अगर दे दे कि क्या सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो सर्व्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज, द आंसर वुड बी यस। इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए थे तो उसी समय में सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसके बाद सी आर दास से प्रभावित तो थे और इसी के साथ वो टैगोर के प्रभाव में भी आ गए। टैगोर भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? जनरली बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। तो टैगोर ने उनको परामर्श दिया कि वे महात्मा गांधी से मिले। कौन महात्मा गांधी से मिले? बोस को महात्मा गांधी से मिलना चाहिए, ऐसा सजेशन दिया किसने? टैगोर ने। सी आर दास ने, इसके बाद गांधी जी ने बोस को यह सजेस्ट किया कि आप चित्तरंजन दास के सानिध्य में ही रहकर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। देशबंधु चित्तरंजन दास भी सुभाष चंद्र बोस से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसी कारण जब सी आर दास 1923 में, हमें यह पता, उन्होंने स्वराज पार्टी अपना गठन कर लिया था, 1923 में कलकत्ता के महापौर बने, तो इन्होंने अपना सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन जो कार्यभार देखता है, नीतियों का क्रियान्वयन करता है, वो जो सीईओ था वो किसको बनाया? बोस ने। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1923 में स्वराज पार्टी बना ली गई थी, बिल्कुल बना ली गई थी। उसी समय उन्होंने चुनाव लड़ा था किसके? कलकत्ता के महापौर का। किसने? सी आर दास ने। सी आर दास 1923 में कलकत्ता के महापौर बने और सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ अपॉइंट किया। और बोस ने देशबंधु के अखबार फॉरवर्ड का संपादन भी इसी समय किया जब वो सीईओ के पद पर थे। फॉरवर्ड का मतलब होता है हम सीईओ के पद पर हैं तो फॉरवर्ड, हम आगे आगे क्या काम करेंगे। बोस ने महापालिका के कार्यों में आमूलचूल परिवर्तन किया, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसको हम कह सकते हैं, ढांचागत सुधार किया। तो इसी वजह से उनकी सरकार से बनी नहीं, तो एक साल के अंदर अंदर उन्होंने सीईओ के पद से भी 1924 में इस्तीफा दे दिया। तो 1920 में ये आईसीएस में सिलेक्ट हुए थे, 1921 में इस्तीफा दिया, 1923 में सीईओ बने थे महापौर के, और 1924 में इस्तीफा दे दिया। तो दो इंपॉर्टेंट पद इन्होंने होल्ड किए थे। राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा। तो टोटल कितनी बार? 11 बार जेल जाना। 1925 में उन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और मांडले निर्वासित कर दिया। मांडले जेल था, ठीक है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था। मांडले कहाँ पर है? आप देखिए, ये म्यांमार का एरिया है मांडले, यहाँ पर ये कलकत्ता बंगाल है ना। तो यहाँ से मांडले पर उनको निष्कासित कर दिया जाता है, जहाँ उनका हेल्थ बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया था। सरकार ने उन्हें सलाह दी कि आप यूरोप चले जाओ। अच्छा, सरकार यूरोप जाने की सलाह किस वजह से दे रही थी? क्या सुभाष चंद्र बोस की
क्या सुभाष चंद्र बोस को ये बहुत ज्यादा फेवर कर रही थी? नहीं, इस वजह से कि यूरोप चले जाएंगे तो हमारी बला टल जाएगी। लेकिन बोस इसके लिए तैयार नहीं थे, वो भारत में ही रहकर संघर्ष करना चाहते थे। इसके बाद 1930 में स्वास्थ्य लाभ के हेतु डलहौजी वर्तमान हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। फाइनली 1930 में वो कहाँ पे चले जाते हैं? डलहौजी हिमाचल प्रदेश। लेकिन 1930 के बीच में क्या क्या चीजें घटित हुई वो जरा देखते हैं। 1925 तक तो हमने ये देख लिया। 1928 का तो कलकत्ता अधिवेशन के समय बोस एवं जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। किसकी मांग रखी थी? पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, राइट। अब जरा ये समझते हैं कि ये 1928 का ये जो काल है, 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस समय हमें ये पता नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। इसी चीज का अप्रोच किया था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस ने। इन्होंने ये कहा था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे कौन? बोस और नेहरू। अब बात करते हैं 1930 की। 1930 में जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा तो वो कहाँ पे चले गए थे? डलहौजी। इसके साथ साथ में हमें एक चीज और भी याद रखनी है कि ये जो है ये 1920 1929 है। हाँ, 1929 से लेकर 1931 तक ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेट जो कांग्रेस था उसके भी ये प्रेसिडेंट रहे थे। एटक के प्रेसिडेंट भी रहे थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 1930 में ये खुद स्वयं महापौर बने। तो 1929 में ये एटक के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद ये महापौर बनते हैं कब? 1930 में। तो चीजें क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। इसके बाद इनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कहाँ पे? अल्मोड़ा में भेज दिया गया, अल्मोड़ा जेल में। लेकिन डॉक्टरों के परामर्श पर उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए यूरोप जाना पड़ गया। अगर हम बात करें 1930 की ही एक इंपॉर्टेंट जो घटना थी वो है साल्ट सत्याग्रह, जो कि 6 अप्रैल 1930 हम कह सकते हैं, ठीक है। हुआ ये कि जब साल्ट सत्याग्रह के बाद 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने गांधी अर्बन पैक्ट साइन कर लिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको राष्ट्रीय आपदा माना और गांधी जी को बोला कि गांधी जी मतलब जंग लगी मतलब कील की तरीके से है, बहुत इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया था गांधी जी के गांधी अर्बन पैक्ट को। तो 1933 से 1936 तक का इनका जो कार्यकाल रहेगा वो यूरोप प्रवास का कार्यकाल रहेगा। और इसी समय जब अपने ये लाभ के लिए यूरोप गए थे तो उन्होंने भारत में कैसे हम अपनी कार्यविधियां चलानी है इसी की योजना उन्होंने यूरोप में बनाई। और इसी समय भी इटली के जो मुसोलिनी था तानाशाह उससे भी मिले। आयरलैंड के जो नेता थे डी वैलेरी इनसे भी ये मिले थे। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, कि क्या ये डी वैलेरी से मिले थे या फिर नहीं। यही उन्होंने विट्ठल भाई पटेल से संपर्क स्थापित किया और विट्ठल भाई इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि अपनी संपूर्ण जायदाद उनके नाम ही कर दी थी, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये किन किन से प्रभावित थे, तो सी आर दास से प्रभावित थे और दूसरा विट्ठल भाई पटेल से। बाद में विट्ठल भाई पटेल ने उन्होंने भी स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी प्रवास के समय नेहरू भी यूरोप आए, जहां उन्होंने भारत की भावी राजनीति की चर्चा करी, किसके साथ? नेहरू जी के साथ में मिलकर। इसी समय उनके पिता की बीमारी की खबर आई और इसी कारण 1934 में वे कुछ समय के लिए भारत भी आए। देखो 1933 से 1936 तक तो उनका कार्यकाल है, लेकिन 1934 जो ईयर है ना बीच का, कुछ समय के लिए जब उनके पिता की तबीयत खराब थी तब वो भारत भी आए थे। यहाँ से वे वापस यूरोप चले गए। यूरोप प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात एम्बली सेंकल से हुई और बाद में इन्हीं के साथ उन्होंने शादी कर ली और उनको अपना हमसफर बना लिया, जिससे इनकी पुत्री हुई और उस पुत्री का उनका नाम क्या था? अनीता बोस पोफ, राइट। इसके बाद जब वो वापस लौटते हैं तब आता है हरिपुरा का अधिवेशन 1938 में, जहां पर 41 वर्ष की एज में उनको वहां पे हेड चुना गया। काफी यंग एज मानी जाती है, 41 ईयर्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए उस समय कांग्रेस में, राइट। उन्होंने अपने कार्यकाल में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति का गठन किया था। योजना समिति का मतलब होता है प्लानिंग कमेटी। इसी समय बोस के निर्देशन में डॉक्टर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में विज्ञान परिषद का भी गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? डॉक्टर विश्वेश्वरैया। हरिपुरा सेशन फरवरी 1938 में बोस को बिना किसी रोक टोक के अनएनिमसली इलेक्टेड किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी, सिर्फ 41 वर्ष की उम्र में। अपनी उस बड़ी लंबी लॉन्ग प्रेसिडेंशियल एड्रेस स्पीच में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज उस समय काम कर रही हैं 1937 के इलेक्शन में जो लोग जीत कर गए थे, कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई थी, कि उनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और वो अपनी इसी पोटेंशियल का यूज कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए। और कांग्रेस की जो सरकारें कितनी 7 प्रोविंसेस में बनी थी। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी, उन्होंने बात करी नेशनल प्रॉब्लम्स की, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में, इलिटरेसी के बारे में, बीमारियों के बारे में,
और एडॉप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग सोशलिस्टिक लाइन्स। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, इसी वजह से उनको सोशलिज्म का प्रोपोनेंट माना जाता है। अब कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर नोशन, अक्सर करके एक बहुत ज़्यादा जो नोशन है, जो बात है बहुत ज़्यादा प्रचलित, ये है कि पंडित नेहरू जी पहले व्यक्ति थे कांग्रेस के अंदर जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी। द आंसर इज नो, ये गलत अवधारणा है। सबसे पहले व्यक्ति थे बोस, जिन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 1938 में इस चीज़ पर जोर दिया था कि हमें ज़रूरत है कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बने, और इसी नेशनल प्लानिंग जो कमेटी बनी थी, इसी के अध्यक्ष बने थे जे एल नेहरू। इसके अलावा द ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी बस फॉर्मेट, ठीक है। आगे बात ये है कि आखिर गांधी के जो लोग थे, इनको अपना लाइक क्यों पसंद नहीं कर रहे थे। तो गांधी डिड नॉट लाइक द फंक्शनिंग ऑफ द सुभाष बोस, उनके कार्य शैली जो थी, जो मेथड्स, उनको पसंद नहीं था गांधाइट्स को, यानी कि गांधी के समर्थकों को। एज सच बोस फेस स्टिफ एंड ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब देखते हैं कि 1938 को तो बोस ये हरिपुरा सेशन में तो बन ही गए थे। 1939 का फिर से जो इलेक्शन था प्रेसिडेंट के, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस फिर से खड़े हो गए, और इस बार महात्मा गांधी ने खड़ा किया पट्टाभी सिद्धरमैया को। सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, सुभाष को वोट मिलते हैं 1580, और इनको वोट मिलते हैं पट्टाभी सिद्धरमैया को 1377। गांधी जी ने कहा कि ये सिद्धरमैया की हार नहीं है, ये सिद्धरमैया से ज्यादा ये मेरी हार है। अब इसी बात को गांधी को मानकर 15 जो मेंबर्स की जो रेसिग्नेशन थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, ठीक है ना, उसमें से 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि ये सब गांधी का समर्थन करने लगा है। एक चीज लेकिन याद रखना, सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन नहीं दिया था, बस वो साइलेंट रहे थे। ठीक है, इन्होंने बस एक स्टेटमेंट इशू किया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंडित नेहरू ने समर्थन वो सॉरी रिजाइन नहीं किया था। ये है 1939 की घटना। तो 1939 में जब इतना कुछ हो ही गया, तो 29 अप्रैल को सुभाष ने सोचा ये उठा पटक गांधी जी से करने से बेहतर ये है कि उन पार्टी छोड़ दिया जाए। तो 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और 3 मई देखो 29, 30, 1, 2, 3, 4 दिन के बाद उन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और बोस को घर में नजरबंद कर दिया। याद रखना, फॉरवर्ड क्या था कि चित्तरंजन दास के द्वारा स्टार्ट किया गया पहला न्यूज़पेपर था। इसके संपादक भी रहे थे कौन? सुभाष। तो उसी के वो उन्होंने आगे बढ़ाया। अब सुभाष चंद्र बोस के भारत से पलायन एवं आजाद हिंद फौज से जुड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए, ये सॉरी छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है, जो 2 भागों में है। ठीक, इंडियन स्ट्रगल के कितने पार्ट्स हैं? 2। सुभाष चंद्र बोस पर आर सेन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एट द क्रॉस रोड्स ऑफ चेंज। क्रॉस रोड्स वाली किसने? सेन। हाँ। अब 1959 में ह्यू टॉय ने जो एक पुस्तक लिखी थी स्प्रिंगलिंग टाइगर, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस की वो भी एक तरीके से क्या है, जीवनी ही है। अब जब 3 मई को इन्होंने क्या किया है कि 3 मई को उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है, और 5 मई 1939 को गांधी ने अपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें क्या डिक्लेयर किया कि सुभाष चंद्र बोस को ये लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है अंग्रेजों से लड़ने के लिए, लेकिन मैं उनके इस विचार के बिल्कुल विपरीत हूँ। हमारे पास अधिक संसाधन नहीं है, इसी वजह से हमें बहुत सतर्कता के साथ अंग्रेजों से डील करना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद ने लेटर अपनी बायोग्राफी में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में, कि गांधी जी एंड द ओल्डर लीडर्स वुड नॉट एक्सेप्ट a situation where the strategy and tactics were not theirs but the responsibility for implementing them would be theirs। राजेंद्र प्रसाद ये लिखते हैं कि गांधी जी या फिर कांग्रेस के जो ओल्डर लीडर्स थे, वो ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते थे कि जहां पर स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स तो उनकी नहीं हो, लेकिन अगर वो कोई चीज फेल हो गई तो जिम्मेदारी उनके ऊपर लाद दी जाए। इन सियर डिस्कस्ड बोस रिजाइंड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन अप्रैल 29 अप्रैल 1939 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, सितंबर 1939 को ही सेकंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के अंदर हो जाता है। इंडिया को जबरदस्ती उस युद्ध में शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें क्या था, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने 7 अपने जो प्रोविंसेस में जो सरकारें बनी थी, इनमें रिजाइन कर दिया था। तब अक्टूबर 1939 में गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया दैट ही वुड नॉट लाइक टू इम्प्रेस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वार, कि महात्मा गांधी ने कहा कि हम ऐसे समय में सरकार का विरोध नहीं करेंगे, ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। लेकिन सुभाष बोस चाह रहे थे कि जब वार सबसे कमजोर कड़ी है, तभी हमें हिट करना चाहिए ब्रिटिशर्स पर। तो अब यहाँ पर भी महात्मा गांधी और बोस की हम डिफरेंसेस देख रहे हैं। एक डिफरेंसेस तो हमें 1928 और 1929 के सेशंस में देखने को मिला। कब देखने को मिला? हम कि 1928 में जब ये डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था और इसका विरोध कर दिया था बोस ने। और 1929 में पैनल गवर्नमेंट का प्रस्ताव जब रखा था किसने? बोस ने, और अपोज कर दिया था महात्मा गांधी ने। दूसरा इनका जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है रिसोर्सेज के ऊपर मिल रहा है। गांधी जी कह रहे हैं कि हमें सुभाष को ये लगता है कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है लड़ने के लिए, बट ऐसा नहीं है।
तीसरा डिफरेंसेस हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तभी हम ब्रिटिशर्स पर अटैक करें, ये सही मौका, लेकिन गांधी कह रहे थे कि नहीं, हम इस टाइम पे नहीं करेंगे। बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को अपने एक्टिवेट कर दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो पहली मीटिंग हुई वो कहाँ पर हुई? नागपुर, जून 1940 में। याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक की फर्स्ट मीटिंग खुद कलकत्ता के थे, बट वो कलकत्ता में नहीं हो के कहाँ पे हो रही है? नागपुर में। द फॉरवर्ड ब्लॉक पास अ रेजोल्यूशन फॉर द इमीडिएट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोविजनल नेशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। उन्होंने ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि तुरंत ही एक अस्थायी सरकार मतलब स्थायी होनी चाहिए। जुलाई 1940 में बंगाल सरकार ने एक एंटी होलवेल मूवमेंट हुआ था, सत्याग्रह कलकत्ता में, उसमें सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया जाता है। प्रिजन में रहते ही, यानी कि जेल के ही अंदर ही जो बोस है ना, उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है दिसंबर 1940 में। तो ये जो एंटी होलवेल मूवमेंट है कब? 1940 से रिलेटेड रहेगा। 26 जनवरी 1941 में जब हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, बोस पुलिस की गिरफ्त से भाग जाते हैं एट कलकत्ता, और पेशावर से होते हुए वो कहाँ पे पहुंचते हैं? रसिया, और देन पहुंचते हैं बर्लिन। इनका क्रम याद रखना, पैसे पेशावर, अफगानिस्तान, फिर रसिया, देन बर्लिन। जनवरी 1942 से बोस ने शुरुआत कर दी है अपना रेगुलर ब्रॉडकास्ट रेडियो बर्लिन। तो किस रेडियो से बोलते थे? रेडियो बर्लिन। शुरुआत कब करी गई है? 42 बर्लिन, है ना, 42 बर्लिन। ठीक है, जिससे कि इनके रेडियो की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी थी, लोग बहुत ज्यादा सुनते थे, यंग लोग इससे बहुत ज्यादा प्रेरित होते थे, रेडियो बर्लिन। तो आप इनका भी ये कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं। बोस की फिलॉसफी थी एनिमीज एनिमी इज अ फ्रेंड। बोस के ऊपर कई बार इल्जाम ये लगता है कि इन्होंने हिटलर और मुसोलिनी का साथ दिया, नहीं, लेकिन बोस साथ दिया या उनकी हेल्प ली, वो सिर्फ इस वजह से उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं लिया। आप इसको लिख सकते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं लिए, वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए लिया। और उनकी फिलॉसफी क्या थी कि दुश्मन को दुश्मन क्या होता है? दोस्त। ठीक है। और वो ब्रिटेन्स की डिफिकल्टी वॉज इंडिया अपॉर्चुनिटी, इस बात पे बिलीव करते थे कि जब ब्रिटेन समस्या में है तो हमारी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लेकिन गांधी इस फिलॉसफी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो तीन चीजें जो हैं वो आपको याद रखना है कि गांधी वर्सेस सुभाष कहाँ कहाँ पे था। इन द प्रेजेंट केस दोस हु आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश, चलो ठीक है, विक्ट्री इज असीव्ड, टाइम इज वर्किंग फॉर अस। इनके कुछ कथन है इंपॉर्टेंट कि जीत हमारी निश्चित है, समय हमारे लिए ही कार्य कर रहा है। हमारे जो एलाइज हैं, एलाइज उनको मान रहे हैं जर्मनी एंड जापान को, यहाँ पर वो जो विदेशों में हमारे एलाइज हैं वो तैयार है हमारी मदद करने के लिए। व्हाट मोर वन कैन डिजायर, इससे ज्यादा हम क्या और चाह सकते हैं। बी कॉन्फिडेंट, विश्वस्त रहो, दैट इंडिया इज गोइंग टू बी फ्री, कि भारत आजाद होने जा रहा है, एंड दैट बिफोर लॉन्ग, और वो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और उनका दूसरा नारा था डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव फ्री इंडिया, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। अब लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन ये वाला ये उनका जो था ना, हमारे भगत सिंह, उनका भी ये हुआ करता था। ठीक है, टैगलाइन। असेसमेंट अगर हम करें बॉस की अचीवमेंट की, तो जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला सॉरी, जब ये हो गया था चौरी चौरा कांड, तब एब्रप्टली गांधी जी ने ये मूवमेंट रोक दिया था। तो बोस ने गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि ये जो उनका स्टेप है वो क्या है? नथिंग शॉर्ट ऑफ ए नेशनल कैलेमिटी, ये राष्ट्रीय आपदा है। ही डिस्क्राइब्ड द सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जो सीडीएम रोक दिया गया था उसको उन्होंने कहा था एक कन्फेशन ऑफ फेलियर। ये महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया कि वो फेल हो गए हैं। ठीक है, तो नेशनल कैलेमिटी उन्होंने 1920 के मूवमेंट के बारे में कहा था, और 1931 का जो सीडीएम उस पर क्या कहा था? अ कन्फेशन ऑफ फेलियर। सेलेक्ट ओपिनियंस की बात करेंगे, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के एवोल्यूशन के बारे में। तो ये जवाहरलाल नेहरू में मैटर्स केम टू एड, ये बहुत ज्यादा नहीं, हाँ। अब ये चीज याद रखना, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ऑलमोस्ट एक तरीके का राइवल ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस का। ठीक है, हाँ। ही माइकल एडवर्ड्स ने कहा है कि ही हैड नो फेथ इन ग्रेजुअलिज्म, धीरे धीरे हर चीज हो, इस पे उनकी कोई विश्वास नहीं था। और इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ना उनका विश्वास था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई द रोमांटिक फैसिज्म ऑफ नेजी जर्मनी। ठीक है, वो नेजी जर्मनी की जो कार्य प्रणाली है उस पर विश्वास रखते थे, राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 1928 में, सॉरी, 1929, 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक हमें फेडरल गवर्नमेंट बनानी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन इसका जो विरोध है वो कर दिया गांधी ने। तो सुभाष चंद्र बोस यहीं से इन्होंने सु- कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना इन्होंने यहीं पर करी थी 1929 के अंदर। ये चीज आपको याद जरूर रखनी है कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना बोस ने 1929 में करी, और जब बोस ने ठीक 10 साल बाद 1939 में निकल के 3 मई
को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करी। तो 2 पार्टी बनाई थी बोस ने, कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी और 1939 में कौन सी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, राइट। थैंक यू।